अब प्रत्याशी खेल सकेंगे डबल दांव, एक साथ लड़ सकेंगे पार्षद और महापौर का चुनाव। राज्य में फरवरी महीने में होने वाले नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार को बड़ी राहत मिली है। अब कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 पदों के लिए चुनाव लड़ सकेगा। नगर निगम क्षेत्र में कोई उम्मीदवार वार्ड सदस्य के साथ साथ महापौर पद के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह नगर परिषद और नगर पंचायत में उम्मीदवार वार्ड सदस्य के साथ साथ अध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन कर सकता है। झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 के नियम अनुच्छेद 18 उपधारा 2 खंड ख के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन नियमों में यह भी साफ है कि वही व्यक्ति एक वार्ड सदस्य और महापौर अध्यक्ष पद के लिए एक साथ उम्मीदवार बन सकता है। कोई भी योग्य व्यक्ति नगर पालिका के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उसका नाम उसी नगर पालिका की मतदाता सूची में हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित न हो। एक उम्मीदवार अधिकतम 2 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा। चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र, प्रस्तावक के फॉर्म, रोजाना की रिपोर्ट और संयुक्त नामांकन पत्र का पूरा फॉर्मेट तैयार करके जिलों को भेज दिया है। उसकी जानकारी भी सभी निर्वाची पदाधिकारियों को दे दी गई है। झारखंड में भी बन सकता है डिफेंस कॉरिडोर, हेमंत सरकार को दिखानी होगी इच्छा शक्ति। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में भी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की तरह डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि झारखंड में खनिज संसाधन भरपूर है, पर्यावरण अच्छा है और यहाँ भी बड़े शहर मौजूद है, इसलिए यह डिफेंस उद्योग के लिए उपयुक्त राज्य है। आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में आयोजित डिफेंस एक्सपो और राज्य स्तरीय MSME कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। संजय सेठ ने कहा कि जमशेदपुर, रांची और बोकारो जैसे शहरों में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए झारखंड सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी होगी। सरकार को अच्छी सड़कों, बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत बुनियादी ढांचे और निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था। वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री खुद आकर इस मंच से डिफेंस कॉरिडोर को लेकर नई घोषणा करें, लेकिन मुख्यमंत्री इस समय विदेश में निवेश के तलाश में है, जबकि झारखंड के कई निवेशक और उद्योगपति राज्य छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संजय सेठ ने कहा कि उनका सपना है कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए वह झारखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनते देखे। इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। 1.5 साल पहले उन्होंने आर्म्ड फोर्स एक्सपो कराया, इसके बाद एयर शो और ईस्ट टेक डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ। अब जमशेदपुर में डिफेंस कॉन्क्लेव कराया जा रहा है ताकि झारखंड में डिफेंस उद्योग के लिए अच्छा माहौल बन सके। उन्होंने कहा कि डिफेंस क्षेत्र से जुड़कर काम करना गर्व की बात है। स्वास्थ्य बीमा के लिए 50 करोड़ रुपए जारी, राज्य कर्मियों को मिलेगा बेहतर इलाज। राज्य सरकार ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे राज्य के कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस राशि में से 25 करोड़ रुपए बीमा प्रीमियम पर खर्च किए जाएंगे, बाकी 25 करोड़ रुपए कार्पस फंड और अन्य जरूरी कामों में उपयोग किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि झारखंड आरोग्य सोसाइटी के जरिए अस्पतालों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। इसी बीच धनबाद स्थित सदर अस्पताल को और बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 11.92 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का काम झारखंड भवन निर्माण निगम द्वारा कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने गुमला जिले के पालकोट में 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए 2.7 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। ये राशि राज्य योजना के तहत मंजूर की गई है। झारखंड के गढ़वा जिले में बनेगा सोलर विलेज, बिजली की समस्या होगी खत्म, मिलेंगे रोजगार। झारखंड का गढ़वा जिला ऊर्जा क्षेत्र में एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। जिले में सोलर विलेज बनाने की योजना लगभग अंतिम चरण में है। इस योजना के तहत जिस गांव का चयन होगा वहां बिजली की पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी और पूरी तरह सोलर ऊर्जा से बिजली दी जाएगी। इससे गांव को हमेशा के लिए बिजली कटौती से राहत मिलेगी और गांव बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। सोलर विलेज बनने से हर घर को सोलर कनेक्शन दिया जाएगा। इससे गांव के लोग बिना रुकावट के बल्ब, पंखा जैसे सभी जरूरी बिजली उपकरण चला सकेंगे। योजना के तहत गांव में इंडक्शन चूल्हा का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे रसोई गैस की जरूरत कम होगी, घरेलू खर्च घटेगा और साफ सुथरी ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। गांव की सभी सड़कों और गलियों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र और अन्य सरकारी भवन में भी सोलर सिस्टम जोड़े जाएंगे। इससे रात में रोशनी की समस्या खत्म होगी और सरकारी सेवाएं बिना रुकावट के चलेंगी।
इस योजना से किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पंप सोलर से चलेंगे। इससे किसानों को बिजली में कटौती और डीजल खर्चे से छुटकारा मिलेगा। समय पर सिंचाई होने से फसल अच्छी होगी और आमदनी बढ़ेगी। गढ़वा विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता असगर अली ने बताया कि जिले में करीब 5000 आबादी वाले 10 गाँवों की सूची झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी किरजेरेडा को भेज दी गई है। तकनीकी जांच के बाद इनमें से एक गांव को पूरी तरह सोलर विलेज बनाया जाएगा। सोलर विलेज बनने से पर्यावरण को फायदा होगा और कार्बन प्रदूषण कम होगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम लगाने और उनकी देखरेख और निगरानी करने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण युवाओं को अपने ही गांव में काम मिल सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि अगर ये योजना सफल होती है तो गढ़वा जिले के अन्य गाँवों में भी इसी तरह के सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे जिला हरित ऊर्जा और विकास की दिशा में नई पहचान बना सके। झारखंड में खुले में मटन बेचने पर होगी कार्रवाई। बिना लाइसेंस दुकानदारों को चेतावनी। झारखंड में अब खुले में मटन बेचने और नियमों के बिना पशु वध करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग ने इसको लेकर राज्य के सभी सिविल सर्जनों को साफ निर्देश दिए हैं। अब मटन बेचने का काम वही दुकानदार कर सकेंगे जिन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और खाद्य सुरक्षा नियम 2011 के तहत अपना पंजीकरण कराया हो। बिना पंजीकरण के कोई व्यक्ति मटन नहीं बेच सकेगा। मटन बेचने से पहले यह जरूरी होगा कि पशु वध, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अनुसार किया गया हो। सरकार ने साफ कहा है कि खाद्य सुरक्षा नियम 2011 के शेड्यूल 4 का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो दुकानदारों के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिले और नगर निगम के क्षेत्र में 2 दर्जन से ज्यादा मटन की दुकानें चल रही है। इनमें से ज्यादातर दुकानदार अपनी ही दुकान पर पशु वध कर मटन बेचते हैं, जिससे आसपास का माहौल बहुत गंदा हो रहा है। शहर के रिहायशी इलाकों और बाजारों में खुलेआम बकरे काटे जा रहे हैं, जबकि प्रशासन की नजर इस पर भी पड़ी है। यह भी बताया गया है कि कई साल पहले नगर निगम क्षेत्र में मेदिनीराम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास एक वधशाला बनाई गई थी, लेकिन किसी भी मटन दुकानदार ने वहां जाकर पशु वध नहीं किया। उपयोग न होने के कारण ये वधशाला अब आवारा पशुओं का अड्डा बन गई है। लाखों रुपया खर्च करके बनी ये वधशाला आज सरकारी पैसे की बर्बादी का एक जीता जागता उदाहरण बन चुकी है। जमशेदपुर के कारोबारी के बेटे का अपहरण, छोटू जॉन गिरोह पर शक, 10 करोड़ की फिरौती की मांग। जमशेदपुर के जाने माने व्यवसायी देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी के अपहरण के मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस वारदात को अंजाम देने में बिहार के कुख्यात छोटू यादव जॉन गिरोह की भूमिका हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने जमशेदपुर के कुछ स्थानीय युवकों के साथ मिलकर इस अपहरण की पूरी योजना बनाई थी। अपहरणकर्ताओं की ओर से इस मामले में 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगे जाने की जानकारी भी सामने आई है। कैरव गांधी का अपहरण सोनारी एयरपोर्ट के पीछे स्थित कदमा सोनारी लिंक रोड पर किया गया था। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे ही इस मामले से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस घटना के पीछे कुख्यात छोटू यादव गिरोह का हाथ होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय है और पूर्व में चंदन सोनकर नामक अपराधी के लिए भी काम कर चुका है। हालांकि अपहरित युवकों के परिजनों का कहना है कि अब तक उन्हें फिरौती के लिए कोई आधिकारिक कॉल प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई कॉल आता है तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दे दी जाएगी। इस अपहरण कांड का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि घटना के वक्त 2 अपहरणकर्ता पुलिस वर्दी में थे। प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को आशंका है कि बदमाशों ने वर्दी का सहारा लेकर कैरव गांधी को रोका और जबरन वाहन में बैठाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस वर्दी में होने के कारण घटना स्थल पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को संदेह नहीं हुआ और अपराधी बिना किसी विरोध के वारदात को अंजाम देकर मौके से निकलने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और अपहरित युवक की तलाश के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही है। मैया सम्मान योजना की 17वीं और 18वीं किस्त का इंतजार खत्म, खाते में आएंगे 5000 रुपये। झारखंड की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लगातार आर्थिक संबल का माध्यम बनी हुई है। सरकार द्वारा योजना की 16वीं किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसके बाद लाभार्थी महिलाओं को अगली किस्त का इंतजार था। अब इस इंतजार पर विराम लग गया है। दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं और 18वीं किस्त को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। भुगतान की तारीख भी तय कर दी गई है। नवम्बर से 16वीं किस्त का भुगतान पूरा होने के बाद महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग ने अगली 2 किस्तों की तैयारी तेज कर दी थी। विभागीय जानकारी के अनुसार बैंक खाते, आधार सीडिंग और डीबीटी से जुड़े सभी आवश्यक प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है।
अब 17वीं और 18वीं किस्त की राशि 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच सभी महिलाओं के खातों में भेज दी जाएगी। 16वीं किस्त के तहत महिलाओं को 2500 रुपये की राशि पहले ही मिल चुकी है। अब सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर और जनवरी की दोनों किस्तें एक साथ ट्रांसफर किए जाएं, जिसका सीधा लाभ ये होगा कि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में कुल 5000 रुपये एक मुश्त जमा किए जाएंगे। ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे किसी भी प्रकार की कटौती या बिचौलिया की भूमिका नहीं रहेगी। एक साथ मिलने वाली ये रकम महिलाओं के लिए घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों में काफी मददगार साबित होगा। महिला सम्मान योजना के लिए पात्रता की कुछ शर्तें हैं। लाभार्थी महिला झारखंड के अस्थायी निवासी होनी चाहिए और उनका नाम योजना सूची में शामिल होना चाहिए। महिला की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत या आयकर दाता नहीं रहना चाहिए। महिला या उसके परिवार के नाम पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, ट्रैक्टर को छोड़कर। महिला के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो आधार से लिंक हो और डीबीटी व एनपीसीआई मैपिंग पूरी हो। यदि 17वीं और 18वीं किस्त की राशि खाते में ट्रांसफर हो जाती है तो बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर पर SMS भी प्राप्त होगा। अगर मैसेज नहीं आता, पासबुक अपडेट करवा ले या किसी डिजिटल पेमेंट ऐप के जरिए बैलेंस चेक किया जा सकता है। झारखंड सरकार की अबुआ दिसंबर बजट 2026-27 इस बार खास होने वाला है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में 2 दिन बजट पूर्व बैठक हुई, जिसमें 4 मंत्री और कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन समेत अलग अलग विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव रखे। बैठक में कृषि, सिंचाई, वन, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, आजीविका, नगर विकास, आवास, सड़क निर्माण, उद्योग, खनन, पर्यटन, श्रम और कौशल विकास जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अबुआ दिसंबर बजट 2026-27 झारखंड के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये राज्य के 25 साल पूरे होने में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसा बजट लाएगी जो मजबूत, संतुलित और जनता के हित में होगा। बजट को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों, विभागों और अलग अलग क्षेत्रों से सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाएगा। गाँवों में बुनियादी सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की प्राथमिकता रहेंगी। बैठक में चेक डैम, वर्षा जल संचयन, नदियों के जल संरक्षण और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कई सुझाव आए, जिन्हें बजट में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि बजट में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे राज्य में पर्यटक बढ़ेंगे और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। शहरों की सुविधाओं और ढांचों को भी बेहतर किया जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बजट में नए उपयोगी विचारों को जगह दी जाए। दूसरे राज्यों के अच्छे अनुभवों को अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मिलेट मिशन को मड़वा क्रांति का नाम दिया गया है, जिसका असर किसानों में दिख रहा है। इसके तहत किसानों को 3000 रुपये प्रति एकड़ की मदद दी जा रही है और सिंचाई के लिए 5 HP सोलर पंप देने की योजना है। जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड में सिंचाई एक बड़ी समस्या है। इसे हल करने के लिए वर्षा जल संचयन पर जोर देना जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि बजट में 2.5 एकड़ में बने तालाबों के सुधार, छोटी सिंचाई योजना और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट को शामिल किया जाए। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि राज्य में कई सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और कई पर काम चल रहा है। आने वाले साल में नई योजनाएं भी बजट में जोड़ी जाएंगी। वित्त और जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जगह मध्यम और उपयोगी योजनाओं पर भी ध्यान देना बहुत फायदेमंद होगा, जैसे लिफ्ट इरिगेशन और छोटे तालाबों का पुनरुद्धार। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्रीनिवासन ने सुझाव दिया कि राज्य के सभी प्रखंडों में प्लास मार्ट खोले जाए, ताकि ग्रामीण उत्पादों को बाजार मिल सके और आजीविका बढ़े। बैठक में कृषि, पर्यटन, श्रम विभाग के सचिव और बाहर से आए विशेषज्ञों ने भी अपने सुझाव दिए। बताया गया कि झारखंड का 30% से अधिक क्षेत्र वन है, जिसे हरित विकास और निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बैठक में वित्त विशेषज्ञ और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। रांची जिले के मैक्लुस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह और रात के समय ठंडी हवा और कनकनी से लोग परेशान हैं।
बीते 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में ठंड का असर साफ दिखा। खूंटी जिला सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। गुमला में हल्का बदलाव देखने को मिला और न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री रहा। रांची का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो गुरुवार के मुकाबले थोड़ा कम है। राज्य के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान अभी 9 डिग्री या उससे नीचे चल रही है। मैक्लुस्कीगंज न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री, काके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम 20.5 डिग्री। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसके बाद अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ सकता है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के निचले वायुमंडल में उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा से चल रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है।